अंदर, ठीक है, मीठा रस, शुगर सिरप, जो क्या बन जाता है, शहद। तो जो पर परागण वाले होंगे ये छोटे होंगे, सुंदर नहीं होंगे, इनमें मकरंद नहीं पाया जाएगा, अर्थात इनमें शुगर सिरप या वो मीठा रस नहीं पाया जाएगा, क्योंकि मीठा रस भी क्या करेगा, कीटों को ये अपनी ओर आकर्षित कराता है। पर परागण में ये साधन वाले नहीं होंगे, ये बड़े होंगे पुष्प, ये सुंदर होंगे, इनमें मकरंद भी पाया जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है। और हम कह सकते हैं कि जो स्वपरागण है उसके होने की संभावनाएं पर परागण होने की संभावना से अधिक रहती है, ठीक है। स्वपरागण 100% हो सकता है, जबकि पर परागण की संभावनाएं कम होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसे दूसरी चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, स्वपरागण और पर परागण की। स्वपरागण में माध्यम या साधन की आवश्यकता नहीं होती है और पर परागण में साधन की आवश्यकता होती है। क्लियर है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तुम्हारी बुक में भी दिया है कि मूंगफली के फूल सदैव बंद रहते हैं। क्वेश्चन सुने ध्यान से, मूंगफली के फूल सदैव बंद रहते हैं, तब भी उनमें बीज का निर्माण कैसे होता है? मतलब ये मैंने एक मूंगफली का फूल समझ लिया है, ये बंद रहेगा, बंद है एक बात। दूसरी बात, मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। दूसरी बात, दो कंडीशन, तब भी इसमें बीज बनेगा। कैसे? सबसे पहली बात तो बीज कब बनेगा, चारों स्टेप देख लो जरा। सबसे पहला परागण था, दूसरा परागण का अंकुरण, परागणलिका में वृद्धि थी, तीसरा निषेचन था और चौथा बीज का निर्माण था। अर्थात इसमें बीज बना है। इस क्वेश्चन को समझें, इसमें बीज बना है, कब बना होगा? जब निषेचन हुआ होगा। निषेचन कब हुआ होगा? जब परागण का अंकुरण हुआ होगा। परागण का अंकुरण कब हुआ होगा? जब परागण हुआ होगा। तो बताओ, ये तो बंद है, इसमें कौन सा परागण हुआ होगा, स्व या पर? तो स्व परागण, ध्यान रखेंगे, स्व परागण। क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूंगफली के बीज सदैव बंद रहते हैं और वो भूमि के अंदर होते हैं, तब भी उनमें बीज का निर्माण होता है। कैसे? क्योंकि उनमें स्व परागण की क्रिया होती है। क्लियर है। आगे देखते हैं। यहां तक हमने बात कर ली है स्व परागण और पर परागण। ये हमारा स्टेप पूरा हो चुका है और इस स्टेप में हमें बात समझ में आई है ये क्या है, एक स्त्री केसर, और मैंने इस स्त्री केसर के अंदर ये क्या बना दिया है, एक बीजाणु। पहले स्टेप में तुमने एक बात समझ ली है पॉलिनेशन या परागण में कि परागकण यहां तक आ गया, ठीक है, वर्तिकाग्र पर आ गया है। अब सेकंड स्टेप शुरू होगा, कौन सा? परागकण का अंकुरण तथा पराग नली में वृद्धि। ठीक है भाई। अब सेकंड स्टेप ये है कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, परागकण का अंकुरण और परागनलिका में वृद्धि क्या है, कैसे हो? पहला स्टेप सभी को क्लियर है।
तो हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। ध्यान दें, ये परागकण कहां है? वर्तिकाग्र पर। मैं यहां पर तुम्हें एक परागकण की संरचना दिखा दूं। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम देख लो जो परागकण होगा वो कैसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा एक परागकण। ठीक है, परागकण की संरचना समझ में आ रही है क्या? कि परागकण में एक ऊपर की ओर आवरण होगा जिसे हम बोलेंगे बाह्य चोल, अंदर की ओर अंतःचोल, उसके अंदर कोशिका द्रव्य, दो केंद्रक, एक कायिक केंद्रक, दूसरा जनन केंद्रक और एक छिद्र जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये इस कंडीशन में, इस अवस्था में परागण करके कहां आ चुका है? वर्तिकाग्र पर। समझ में आ रही है? अब ये कहां आ चुका है? वर्तिकाग्र पर। अब वर्तिकाग्र पर आने के बाद पहला इसमें काम होगा इसका अंकुरण, परागकण का अंकुरण। कैसे होगा अंकुरण? ध्यान देंगे। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाएगा तो वर्तिकाग्र पर आने से या आते ही ये वर्तिकाग्र में जो शर्करा का घोल, ठीक है, मीठा रस और पानी, जो भी चीजें होंगी उसे अवशोषित कर लेगा और फूल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर पानी चला जाएगा, ऐसा समझ लेंगे। ठीक है, इसके अंदर पानी चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और फूलने के बाद इस जनन छिद्र द्वारा इसका जो अंतःचोल है, अंतःचोल इस प्रकार बाहर की ओर बढ़ जाएगा। ये जो तुम्हें लाइन दिखाई दे रही है ये अंतःचोल है। क्या है ये? अंतःचोल। अंतःचोल कहाँ निकला? कौन से छिद्र द्वारा निकला? जनन छिद्र द्वारा। कहाँ? नीचे की ओर। ठीक है, और इस प्रकार ये क्या बनी है? एक नली बनी है, नली। इसे ही हम क्या बोलते हैं? पराग नली। और इस कंडीशन में इसे हम क्या बोलते हैं? परागकण का अंकुरण। क्या है यहां दोबारा देखेंगे। जैसे ही परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वर्तिकाग्र पर पहुंचते ही वो शर्करा तथा जल को अवशोषित करके फूल जाता है और जीव द्रव्य सहित, ध्यान दें शब्दों को, जीव द्रव्य सहित अंतःचोल नीचे की ओर एक नली के रूप में वृद्धि करता है। ये प्रोसेस यहां होगा, ध्यान रखें, यहां हो रहा होगा ये काम ऐसे। ठीक है, क्या कि जीव द्रव्य सहित अंतःचोल नीचे की ओर वृद्धि करके एक नली का रूप लेता है और इस नली को ही हम
पोलन ट्यूब या पराग नली कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अंकुरण हुआ, पराग नलिका में वृद्धि हुई। अब और देखेंगे। देखो, जो जनन केंद्रक था और कायिक केंद्रक था, जैसे ही ये नली बनेगी तो ये दोनों केंद्रक घूम जाएंगे, अर्थात ये ऊपर चला जाएगा और कायिक केंद्रक नीचे आ जाएगा। तो मुझे बताओ, नली के अगले सिरे पर कौन सा केंद्रक होगा और पिछले सिरे पर कौन सा केंद्रक होगा? तो अगले सिरे पर होगा कायिक केंद्रक और पिछले सिरे पर होगा जनन केंद्रक। क्लियर है? क्लियर है? अब ये पराग नली नीचे की ओर वृद्धि करने लगेगी और नीचे की ओर वृद्धि करते करते ये